फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते थे, फिर कहते थे कि वो दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह की होती है, एक होती है कौन सी, फंडामेंटल, और दूसरी डेराइव्ड। ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज होती है टोटल, आई होप याद होना चाहिए, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते थे। 7 में से कौन कौन सी होती, सातों कौन बता सकता है? अच्छा बताओ। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि पूछो किससे, तो सारे हाथ उड़ गए। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यार इसके अंदर दिख रहा है कि सर मैं बताऊंगी। अच्छा बताओ इसी बात पे तुम। हाँ, वेट 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 वेट, मास। इसका विजन सही आ रहा है काजल मैम? इसका विजन सही आ रहा है? गुड। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद कौन सी एनर्जी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस नहीं कहते, ल्यूमिनस। सचिन तेंदुलकर ऐड करता है ल्यूमिनस इन्वर्टर, वही नाम है ये। वेट 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 वेट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका हम लोग नाम रखते थे मोल। ठीक है ना, याद होगा। और ये सातों के कॉम्बिनेशन का क्या नाम होता था? एसआई सिस्टम, याद है? इसको अपन लोग बुलाते थे एसआई सिस्टम। मतलब इन सातों का जो एक कॉमन नाम है वो क्या है? एसआई सिस्टम। ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। मास के सिंबल को क्या बोला था? एम। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लेंथ को एल, टाइम को टी, टेम्परेचर को थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL, मोल। ये होता था। फिर हम लोगों ने डेराइव्ड क्वांटिटी में इनके कॉम्बिनेशन बताया। अब बताओ, कुछ यादें ताजा हो रही हैं? भूली बिसरी यादें, कुछ याद आ रहा है? बस ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने इसके कॉम्बिनेशंस पे चर्चा करी थी, जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते थे ना। डिराइव्ड क्वांटिटी में मैंने आपको एक नियम लिखवाया था। आज उस नियम के आगे और नई क्वांटिटीज पे काम करने वाला हूं मैं, बट मैं वो रूल पहले लिखूंगा। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसको हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते थे। सबसे मेन बात ये होती है, भाई नाम ही है डिराइव, तो इसका मतलब डेरिवेशन करना है उसका। ठीक। अच्छा, जिन बच्चों से मैंने कहा था कि पुराने बच्चों के नोट्स लेके बना लो, काम किया? काम किया? हाँ, तब सही है। और कौन नया था? आप थे, लिखा। और दो बालक थे, एक आप थे, आपने लिखा। क्यों? कल कंप्लीट का मैं चेक करता हूं बेटा, रैंडमली काम चेक करता हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए नीट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें नोट्स आपके जितने बेस्ट होंगे, आप उतने बेस्ट होंगे, मान लीजिए। राइट। खैर, चलिए थोड़ा सा और आगे की कहानी बढ़ाते हैं। मैंने कहा था जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके लिए हम लोग काम करते थे फॉर्मूले से ना। और कोई भी अगर आपको किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखने हैं तो उसके लिए मैंने आपको तीन बताए थे कि तीन फॉर्मूले होते हैं। यार ये ऑफिस से ना हो, बस मैं चेक कर लूँ। मैं इसको उठा के इसको साइलेंट करके किनारे कर दूंगा। अच्छा, दुर्भाग्य से ये फोन अभी मेरे हाथ से छूट गया था, तो इसकी स्क्रीन स्क्रीन सब बच गई। अब मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, मैं कर कुछ रहा हूँ और हो कुछ और रहा है। फिर आया। तो क्लास पढ़ा लेने दो यार, पता नहीं नीचे वाले क्यों आज इतना परेशान कर रहे हैं।
एक्चुअली मुझे एक एडमिशन कैंसिल करना था, मुझे समझ गया, नीट का ही था, ज़्यादा कुछ हो। क्या देखो, एक चीज़ रहती है कि हम लोग जो भी, जैसे आप हो, आप कितना बढ़िया रिस्पॉन्स करो, आप खुद देख रहे हो यार, तो मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद अपने पे एनालिसिस करो, कितने सारे हाथ उठते हैं क्लास में, ठीक। अब अगर आपके बीच में कोई एक ऐसा आ गया, कुछ नहीं आता है, समझो बात को, मतलब मैं किसी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं उसको दूसरे बैच में डाल दीजिए, हम पढ़ाएंगे उसको, लेकिन नहीं, उसको इसमें आना है, फिर हम आपके साथ कैसे रिस्क लेंगे यार। पता लगा उस एक के चक्कर में मैं एकदम स्लो हो गया, अब इसमें जो पढ़ रहा है बच्चा उसका नुकसान है कि नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। फाइनली मैंने कहा कि अगर तो एक वीक बच्चों का बैच हम लोग का भी बनेगा, आप अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं फिर फीस जमा हो चुकी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा जो भी है आप इनको देख लो यार, हम अपने बच्चों के साथ कभी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि मनी माइंडेड वाली हम लोग की थिंकिंग है नहीं कि बस भरते जाओ आते जाओ, भरते जाओ आते जाओ, ये सब नहीं है। खैर छोड़िए, ये हमारे टॉपिक्स हैं। क्या बात हो रही थी हमारी आपकी, डेराइव्ड क्वांटिटीज पे चल रहा था। मैंने कहा था डायमेंशंस लिखने के लिए 3 फॉर्मूले हमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 3 फॉर्मूले कह रहा हूँ, सॉरी 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ मैं लिखने जा रहा था, सबसे पहला क्या हुआ कि जो भी क्वांटिटी है आप उसका पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए। आज इसी पैटर्न में देखिएगा कई सारी अलग सी चीज आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले राइट द बेसिक फॉर्मूला, यानी सबके पास ही लिखा होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, सबके पास लिखा है ये। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका बेसिक फॉर्मूला लिखना है। बेसिक फॉर्मूला जो उसको कहते हैं जो सबसे आसान होता है ना, बेसिक वही तो कहलाता है। हमारे कंप्यूटर साइंस की भाषा में बेसिक का एक फुल फॉर्म होता था बिगिनर्स, अच्छा बताओ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जब हमारी कंप्यूटर साइंस की शुरुआत हुई थी, तब बीटेक की बात बता रहा हूं, तो बेसिक का ये फुल फॉर्म बताएगा, तो आज भी बिल्कुल याद है, वैसे ही याद है मुझे। खैर जाने दीजिए। दूसरा, पहला आपने क्या किया, बेसिक फॉर्मूला लिख लिया। दूसरा, जो बेसिक फॉर्मूला लिखा आपने उसमें हर टर्म के पहले यूनिट्स लिखे, ठीक। तो राइट द यूनिट्स ऑफ ईच फंडामेंटल क्वांटिटी। उस बेसिक फॉर्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन सारी क्वांटिटी की आपको क्या करना है, यूनिट्स लिखना है, ठीक। दो समझ में आ गए। अब जब आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट लिखी, तो यूनिट को देखते ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो हमने तीसरे स्टेप में डाला राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म। मतलब हर टर्म के क्या लिखने हैं आपको, डायमेंशन, राइट। सबसे पहले क्या लिखा, फंडामेंटल फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या लिखा, जो भी टर्म आए उसकी यूनिट्स। उसके बाद क्या लिखा, हर यूनिट से संबंधित डायमेंशन। तीनों चीजें समझ में आ गई आपको ना। अब जरा आगे की कहानी, कुछ नए टर्म से आपका परिचय करवाता हूं। जैसे एक पहला टर्म बड़ा फंडामेंटल बेसिक होता है। पहले तो आप इसको इधर लिख लो या फोन से इसकी फोटो ले लो, क्योंकि अभी इसी का ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर याद हो गया है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है आशीष, हाँ भाई। तो अब इसका जरा यूटिलाइजेशन देखिए कहाँ पे होता है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जो हमारा पहला आपका एग्जाम्पल आ रहा है, आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, जब भी कोई एक M1 का मास किसी दूसरे M2 के मास से R की दूरी पर रखा होता है, तो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षी बल।
गुरुत्वाकर्षण बल, राइट, जब एक द्रव्यमान दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका नाम बताओ। इसको केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं कहते, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, राइट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हिंदी नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिख लीजिएगा जो हिंदी मीडियम है। इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हिंदी नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नाम भूलोगे तो नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टर्म। अब हमसे कहा गया कि इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। G के लिए विमीय सूत्र को ज्ञात करें, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला मींस विमीय, तो G के लिए विमीय सूत्र की गणना करें, मींस फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। जरा बताइए। पहला फॉर्म, पहला नियम क्या बताया था? जिसका भी डायमेंशंस निकालना है उसका बेसिक फॉर्मूला लिखो, राइट। अब G को आप इन्हीं के टर्म्स में लिख सकते हो। जब आपने G को लिखना शुरू किया तो हमने एक काम किया, हमने G को अलग करा और यहां लिखा F R स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। देखिए वैसे तो आपको मैं F का डायमेंशन बता चुका हूं, राइट। को बोलने दो, नहीं, MLT -2 याद आया? लिख के दिखाऊं अलग से? बाकी लोग करो। मास को लिखते हो किलोग्राम में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किलोग्राम का सिंबल हो गया M, मीटर का L, सेकंड स्क्वायर का सेकंड का T स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो? पहला बेसिक फॉर्मूला लिखा, हर एक की यूनिट लिखी, ये था दूसरा स्टेप हमारा, और तीसरे में सबके डायमेंशन, ठीक। ML3T -2, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ कमी है? M-1 L3T -2, ये अरे किए नहीं किए? कितने लोग का हो गया? M-1 L3T माइनस, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूं और जिन लोगों ने कर लिया है उनको दूसरा देता हूं, ठीक है, ताकि किसी का भी समय ना खराब हो। अभी मैं आ जाऊंगा इसी पेज पर, जिनका नहीं सॉल्व हुआ उनके लिए मैं वापस आता हूं। एक टर्म होता है हमारे पास में, फंसाने वाला दूं या एक सिंपल वाला करो, फिर फंसाने वाला देता हूं तुमको। अभी एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा जरूर होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पहले बताइए, जितने प्राणी यहां बैठे सबको मालूम है फॉर्मूले के बारे में? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर वैद्युतिकी में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, इसका नाम होता है कूलाम फोर्स। सबको मालूम है? वेरी गुड। अच्छा, ये होते हैं चार्जेस।
चार्ज के लिए डायमेंशन मैंने अलग से आपको बता रखा है 80। कहाँ से आया था, अगर किसी को जानकारी नहीं है मैं बता देता हूं, यहां पे लिखता हूं। हम लोग लिखते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है ना। चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट का डायमेंशनल सिंबल था ए और टाइम का तो टी ही होता है, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला आया 80। बाकी फोर्स अभी अभी आपने देखा, मैंने यहां पे पीछे लिखा हुआ था। गुड। फोर्स का ये पड़ा हुआ है, देखिएगा mlt माइनस 2, आराम से लिख जाएगा। तो जो लोग करना चाहे कर सकते हैं। मैं पीछे वाले पेज पर अब टर्न अप हो रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने एक प्लानिंग और बनाई है आपके लिए, बताएं। है बेटा? हाँ, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। अभी करते हैं, हो जाएगा। तुम्हारा आया? आ गया? अभी एक देंगे, वो करके दिखाना, तब मजा आएगा, उसमें आनंद आएगा। जरा पीछे आते हैं, देखिएगा। जैसे हमारे पास ये वाला था, जिनका नहीं हुआ जरा इधर देखिएगा ध्यान से। अभी एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे बगल में पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस बार एम एल टी माइनस 2। बोलो क्या कहते हो? ठीक है ना। आर स्क्वायर, आर क्या है? दूरी है ना। दूरी के लिए एल उठाते हो, ये हो गया डिवाइड m1 m2। m क्या है? मास। और मास को तुम m1 m2 की जगह m इंटू एम ऐसे लिख सकते हो, सिंबल ही तो लिखना होता है। एक मास से एक मास कट गया। अब जब ये वाला मास ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या बना? जब ये मास ऊपर गया तो m की पावर माइनस बन गया। एक l की पावर 1 यहाँ है, एक l की पावर 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई होता है, पावर जुड़ जाती है, आप समझते हो। तो पावर कितना हो गया l में? 3। और एक टाइम की पावर -2 इधर पड़ा हुआ है। तब जाके जो आप लोगों ने मुझे सही आंसर दिया वो ये था m-1 L3t -2। जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कृपया नोट कर लें। मैं समझ गया था तुमने जल्दी में एक काट दिया, लेकिन जब तुम ऊपर रहे तो पावर -1 लगाना भूल। हाँ, अच्छा, एक ये भी गड़बड़ हो गई, तभी ऐसा हुआ। क्या अब सबका क्लियर है? अभी इस क्लास में कोई ऐसा बंदा को दिक्कत है? परफेक्ट समझ आ गया? अगले वाले पर आऊं? पहले तो ये बताइए, देखो गलत सही से मतलब नहीं, लेकिन कितनों को लगता है कि उनका ये वाला मतलब आपको ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, कितनों को लगता है सॉल्व हो गया है? गलत सही से मतलब नहीं है। कितने क्लेम कर रहे हैं कि सर हमने कर लिया है? ठीक है, आइए चर्चा करता हूं। जब एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिखना शुरू किया, मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो पहली बात, जब मैं डायमेंशंस लिखने जा रहा हूं तो इस 1/4 पाई की मुझको कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन यूनिट तो होता नहीं है। तो मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, राइट। फिर मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 यानी चार्ज कितना पड़ा है? 80। एक Q1 के लिए 80 आया, फिर Q1 के लिए फिर से 80 आया। F अभी अभी लिखा है तुमने, अब तक तो रट चुका होगा, MLT माइनस R यानी हो गई लंबाई यानी L की पावर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय ML3 t माइनस, राइट। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, इट इज m-1
L माइनस थ्री। अच्छा बताइए, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? +2। और +2 पहले से भी बैठा है, टोटल पावर कितनी? 4 आ गई। तो t की पावर 4 और एक और बचा, बताओ क्या बचा? 2। अब जवाब दो कितनों ने सही किया। बाकी नोट कर लो बेटा। देखिए, कोशिश जरूर करिएगा, भले आप गलत करो, वो मंजूर है मुझे। आप 10 बार गलत करो, मैं आपको 10 बार समझाने को तैयार हूं, लेकिन कोशिश करते रहिएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना बंद कर दोगे, उस समय आप खत्म हो जाओगे। राइट? कोशिश करना बंद मत करना कभी लाइफ में। मेरे सवाल बेटा वैसे भी एक के साथ एक फ्री रहते। कभी कभी तो ऐसा होता बाय वन गेट टू। ये हो गया, चलो एक और पकड़ो। देखो, खुद से करने का ना जो एक अलग आनंद होता है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। थोड़ा फंसाने वाला दे रहा हूं, ठीक है? पहले ये बताओ कितनों ने नाम सुना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हिंदी में कितनों ने नाम सुना है वैद्युत फ्लक्स? बेसिक फॉर्मूले पे बात करें तो E.A फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया कह सकते हो कि नहीं? वो तो जब हम पढ़ाएंगे आपको पूरा भी 12th वाला, तो आपको क्लियर होगा वो पोर्शन। तो हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू, सबसे सिंपल लिख रहा हूं ये, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता ना। हाँ, आप मुझको इस फाई के डायमेंशनल फॉर्मूले से जरा परिचित परिचित करवाएंगे। मीन्स फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई। समय आपको दिया मैंने इसको करने के लिए, इसको करने के लिए मैंने आपको समय दिया है 30 सेकंड का मैक्सिमम, क्योंकि आपको सोच के थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इसका तो कुछ अलग आया। ई बराबर, एक गलत लिखा है फॉर्मूला। एक मिनट, इनके सुन ले, फिर आता हूं मैं सीधे, उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। यहाँ पे सही है, आगे कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले। हाँ बेटा, लाओ दिखाओ। सही है, परफेक्ट, शाबाश मेरे चीते। क्या देखो, मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूं, कृपया चेक कर ले, ठीक है? ML3 T-3 A-1। ML3 T-3 A-1 आया? नहीं, एरिया L स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिखती हो कि नहीं? मैं बताऊंगा ही। हाँ भाई, उधर आया? किसी का आया? आपका आया? कितनों का सही है? हाँ, इसमें हाथ कम उठेंगे, मुझे मालूम था। हल्का टेक्निकल फेंका तुम्हारे सामने। मैंने देखो वहां तक चेक किया था ना, बट मुझे उस तक जाने की जल्दी थी। अब ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैंने आंसर तुम्हारी कॉपी से ना बोल के उसकी कॉपी से बोल दिया। सही दोनों का है, अप्रिशिएशन दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, क्या इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको मेरी तीनों बातों का याद रखना जरूरी लगता है? पहली बात, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखे। आप कहोगे फ्लक्स का इससे सिंपल फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा एक काम करते हैं,
इसमें एक पेंच है, ये तो तुम जानते हो कि ये एरिया है, ये एल स्क्वायर ही होगा, L2 ही होगा, ये तो सबको मालूम है ना भाई। एक ये जो E है, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में F इज इक्वल टू E का फॉर्मूला पढ़ा है कभी? F इज इक्वल टू क्यू ई, यहां से E निकाल सकते हो, क्या मिलेगा? F बाय, ये वाली E की वैल्यू यहां रख दो तो आप फाई को रख सकते हो F बाय क्यू इंटू एरिया। बोलो सही लिखा? अब F का डायमेंशन तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, MLT -2, चार्ज का हो गया 80, का हो गया L2। अभी M एक ही है तो ये आया M, L3 T -3A, दिस इज द राइट आंसर। और कितनों को भला अभी भी कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? समझ में आ गया बेटा? क्या आया? बेसिक फंडामेंटली सब होते हैं बेटा, तो बहुत कठिन आना नहीं है पेपर में, हमें बहुत जड़ें मजबूत करके चलनी है। ठीक है, एक टर्म और देता हूं जिसमें फंसोगे। ठीक है, जब आप फंसते हो तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इसीलिए तो मैं बना हूं, और क्या, मेरा तो काम ही यही है। जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही एक और होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं हिंदी में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम लोग लिखते हैं 5। मैं बी डॉट ए की जगह बहुत सिंपलेस्ट वर्जन उठा रहा हूं, बी ए। समय दिया 30 सेकंड, से लेट नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चन लिखने के बाद वो 30 सेकंड शुरू होंगे। बहुत तेज कर लिया कि नहीं थी? परफेक्ट गुरु, सही एकदम, बहुत बढ़िया। यहीं से मैं बताता हूं क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वर्जन होता है। एकदम सही बात पकड़ी तुमने, सबसे आसान फॉर्म लिखो। क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा? सर पेन भी नहीं चल रहा, दिमाग भी नहीं चल रहा, ऐसा कुछ है? यही तो याद रखना है, बताओ। अच्छा चलो याद दिलाता हूं, क्या एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू IBL? क्यों भाई, याद आया नहीं आया? याद दिलाता हूं, देखो, जब हम किसी L लंबाई के तार को, जब हम किसी L लंबाई के तार में I का करंट चला देते हैं और इसको किसी B की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो इस पर लगने वाला फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है I। सब पढ़ोगे अभी इस साल, दोबारा से पढ़ोगे, से आप टेंशन ना लीजिएगा। IBL। अब जैसे B निकालना है तो B को रख सकते हैं आप F अपॉन IL, काम हो गया। B को क्या रख सकते हैं? F अपॉन IL। अब स्ट्राइक कर गया? अभी तक नहीं किया था ना? हाँ, शक्ल बता रही थी। कोई नहीं, हमने क्या कहा था, बाबा बनेंगे, बहुत सही भविष्यवाणी करेंगे। B, B ये पढ़ा हुआ है, F अपॉन IL और इंटू BL एक और है, बोलो क्या कहते हो? अरे एक BL लगेगा ना, कहा गया? अरे क्या कर गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, B हो गया, इसके साथ खाली आएगा A। ठीक है,
एफ के लिए तो रट गया अब तक, एम एल टी -2, आई के लिए लिखोगे ए, एल क्या है लंबाई, इसको एल ही रहने दो, और यहां क्या हो जाएगा एल की पावर 2। अब एक ये कट गया, अरे इसको नहीं काटना चाहिए था, इसको काटना चाहिए ना, तो वो समूचा बचा रहेगा। तो एम L2 T -2 A -1। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका, जिसमें डायमेंशन के क्वेश्चन है, मतलब आप बेटा ये जैसे लास्ट पेज है ना, पीछे वाला पेज, सबसे पहले कुछ टर्म है उसके जरा डायमेंशन बताना। जैसे नवा सवाल है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, फॉर्मूला याद दिलाऊं? याद है फॉर्मूला एनर्जी का? नहीं भूल गए? E = h न्यू, याद है? H होता था उसमें प्लैंक कांस्टेंट, E = h न्यू, H होता था प्लैंक कांस्टेंट। ये है तुम्हारा 9 वाला क्वेश्चन, यहां पे साइड में मैं कर देता हूं। E = h न्यू, H = E/न्यू बेटा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकंड होती है, तो T की पावर -1 चला जाएगा उसकी यूनिट। क्या ये अलग से लिख के समझाऊं? और E के लिए बच्चों क्या बताया मैंने? ML2 T -2 T -1, इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ML2 T -1। एनर्जी का बेटा तुमको याद है? क्या नाम है तुम्हारा? चेतना। ये याद है तुम्हें एनर्जी का? ML2 T -2 लिखते हैं। एनर्जी मतलब होता है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ। अब जरा साइड में फोर्स की डायमेंशन लिखो, MLT -2 इंटू लेंथ, L से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। अब देखो ML2 T -2 आ गया वर्क का, समझ गए? हाँ बेटा, ये वाला, वेरी गुड। देखो E = h न्यू, फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात। न्यू होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जो आवृत्ति होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड की पावर -1। इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा T की पावर -1, राइट? इतनी बात आ गई समझ में? अब जरा मैचिंग मैचिंग खेल जाओ, तो H को क्या लिखोगे? E/न्यू। E मतलब ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा के लिए क्या लगाया था हम लोगों ने? ML2 T -2 बोला था कि नहीं? और डिवाइड बाय इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है? अभी समझ में आ गया? क्या लिख दिया? M वैसे ही है, L2 वैसे ही है, और ये बेटा जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है? -2, ये +1, तो कितना बचा? अभी कोई देखो, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कहता है सर दोबारा बता दीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पढ़ाने के दौरान किसी का हाथ उठता है और मैं पूछता हूँ क्या बात है बेटा, वो कहता है सर ये वाली चीज जरा दोबारा बता दीजिए। आप कभी मुझसे संकोच मत करिएगा कि हम सर को कैसे डिस्टर्ब करें, चलती क्लास है, ऐसा ना हो गरिया दे हमको कायदे से, समझ गए? ऐसा यार मैं कभी नहीं करता, मेरे टीचिंग करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक? क्योंकि मैं डांटता नहीं हूं या मारता हूं। डन हो गया? समझ आई बात? अब जरा उसके नीचे वाले सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं आपको पहले चॉइस दे रहा हूं, आप करिए, देखिए क्या आपसे होता है सवाल। लगा लिया? बाकियों को मौका दो।
इसके लिए मैं आपको मैं कुछ टर्म के बारे में भी बताना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया लगता चला जाए प्रॉपर। मैं हूं क्वेश्चन नंबर 10 इस सवाल पर। कहते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिटी। डज नॉट बोल रहा है, कोई एक पेयर इनमें से ऐसा है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। अभी अभी प्लैंक कांस्टेंट बताया। एंगुलर मोमेंटम, मैंने शॉर्ट में क्या लिखा इसको, एम। इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। लिख लीजिएगा नाम, हिंदी में जिसको लिखना हो लिख लो नाम। एंगुलर मोमेंटम हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग, राइट। इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर। जानते होगे ये फॉर्मूला आप, नहीं पता है तो अभी देख लो। जिसमें एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, जिसको पी से दिखाते हो, P इज इक्वल टू एम वी। आर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोणीय संवेग दैट इज एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्जन हो जाता है। बाय द वे अभी क्या करोगे, मीटर को क्या लिखते हो, किलोग्राम। वेलोसिटी को क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड। और आर को क्या लिखोगे, मीटर। किलोग्राम को दिखाओगे एम से, मीटर को दिखाओगे एल से, टाइम को दिखाओगे टी से, और फिर इसको क्या दिखा दोगे, एल से, राइट। अब अरेंजमेंट बना लो। ml2 t-1, ये किसका निकला, एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग का विमीय सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और प्लैंक कांस्टेंट यही निकाला था थोड़ी देर पहले, याद है, लिखा हुआ है आपके पास, देखिए ml2 t-1, ml2 t-1। तो पहले वाले में दोनों के डायमेंशन मैच हो रहे हैं। क्या ये ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैच हो गए। मैच ना होते तो आंसर हो। क्या आप दोनों को समझ में आ रही मेरी बोली बातें? आप तीनों को बेटा मेरी बातें समझ आ रही हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हिंदी नाम से इसका परिचय ले लीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व, मूवमेंट मीन्स आघूर्ण। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट नेम में एम आई लिखता हूं, टेक्निकली लिखा भी ऐसे ही जाता है। हिंदी क्या नाम है इसका, जड़त्व आघूर्ण। जिसको लिखना हो लिख लेना बेटा हिंदी, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। चलिए, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हर एक में एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। कभी एम आर स्क्वायर होगा, कभी हाफ एम आर स्क्वायर होगा, कभी 3/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन सब में एम आर स्क्वायर कॉमन होता है। तो जैसे m लिखा, क्या लिखा, किलोग्राम। r लिखा तो क्या लिखा, मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मतलब हो गया m, मास को दिखाता है, और मीटर किसको दिखाता है, लेंथ को। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, जड़त्व आघूर्ण का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, ml स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ml स्क्वायर t की पावर 0। अब किसी जीवित प्राणी ने अगर हमसे ये प्रश्न पूछा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन बताओ, कितना जी? आप सुनिए जरा मेरी बात, आशीष आप भी ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी जीवित प्राणी ने अगर हमसे पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले में मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन बताओ, मैं बोलूंगा भाई इस फॉर्मूले में मास का डायमेंशन है 1, पावर कितना है m में, 1। लिखा नहीं ना, तो लिखा नहीं तो पावर क्या लेते हो, 1। लेंथ का डायमेंशन 2, जो पावर है वही डायमेंशन है उसका। और टाइम का डायमेंशन कितना है, 0, राइट। समझ गए? तो अलग अलग पूछा जाए तो आपको इस तरह से आंसर करना है, कंबाइंड पूछा जाए तो आपके सामने लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सामने लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स। कोई बताएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा एक नाम होता है, हिंदी में कहते हैं आघूर्ण, बल आघूर्ण, दैट इज टॉर्क। टॉर्क नाम सुना है? तो बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या करते हैं, टॉर्क अभी मैंने आपको पिछली क्लास में एक आइडिया दिया था, फोर्स इंटू लेंथ का, याद आया? जो टॉर्क होता है
इसका बेसिक फॉर्मूला होता है F इंटू एल। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, F तो लिखा है हमारे पास MLT माइनस 2 और L होता है इधर से, तो कितना हो जाएगा ML2 T माइनस 2। क्या मेरी बात समझ आई? क्या MI, मेरे हिसाब से शायद आंसर मिल गया है, क्या MI और ये टॉर्क चेक करिए क्या सेम डायमेंशन है? नहीं है। सबसे बड़ा अंतर तो ये दिख रहा है आपको, देखो ML स्क्वायर मैच कर गया, लेकिन यहाँ T 0 है, वहां T माइनस 2 है, तो अलग हो गया फॉर्मूला। इसका मतलब यही तुम्हारा आंसर। कल याद करो, आपको मैंने बोला था वर्क और टॉर्क मैच करेगा, क्योंकि वर्क भी होता है फोर्स इंटू लेंथ, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू लेंथ। कल समझाया था, याद है? लिखा भी होगा कहीं ना कहीं आपके पास। फिर एक आता है इंपल्स एंड मोमेंटम। इंपल्स को बोलते हैं आवेग, लिख लीजिए नाम जिसको लिखना है, इंपल्स एंड मोमेंटम। पल्स को बोलते हैं आवेग, मोमेंटम को बोलते हैं संवेग, राइट? आइए, जब हम लोग, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन मुझे बता सकता है? मेरे प्यारे गजनी के आमिर खानों, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। है भाई, ऐसे घोर सन्नाटे में बैठे हैं सब लोग। दीदी आपस में मत डिस्कस करके कुछ हम ही से बतिया लो, तो हम बता देंगे सही कह रही हो कि गलत कह रही हो। F बराबर ma। हाँ, आखिरी का रिजल्ट तो यही निकला था। कोई डेफिनेशन कह सकता है, कोई उसका सेंटेंस बोल सकता है न्यूटन ने आखिर क्या कहे थे? कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, ये पहला नियम था, कोई बॉडी अपनी प्लेस पे तब तक मेंटेन रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। पहला था। अच्छा चलो, इसके एग्जाम्पल बता सकते हो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल? ये तीसरा था, बीच वाला मिसिंग है। न्यूटन का चलो फर्स्ट लॉ हमारी डेली लाइफ में किस काम आता है, मतलब कैसे कैसे हम लोग एग्जाम्पल निकाल, जैसे कभी आपने कारपेट झाड़ा होगा, झाड़ा है कि नहीं? कारपेट झाड़ते हो, कारपेट से पटाख से टकराता है जमीन से, डस्ट पार्टिकल नीचे गिरते हैं ना। कभी कपड़े को पानी में डाल के ऐसे निकालना, वॉशिंग मशीन में सुखाना नहीं, गीला कपड़ा निकालना और ऐसे पटाख से मारना, पानी की कई सारी बूंदे हवा में रुकी हुई। न्यूटन फर्स्ट लॉ के ही एग्जाम्पल हो। थर्ड लॉ हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर एक्शन के अकॉर्डिंग एक उसी के लिए रिएक्शन मौजूद होता है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, है ना, कि हम दीवार पे जितनी कस के मारेंगे दीवार भी हमको उतनी कस के मारेगी। बेसिक एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ मिसिंग है अभी तक। सेकेंड लॉ गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है, कोई उस पर रोशनी डाल के उसको बाहर निकालो भाई। मैं बताता हूं। हाँ, कुछ बोले, क्या बोले? सही बोले, जल्दी बोलो। मोमेंटम सही आता है। चलो मैं बोलता हूं। स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी भी वस्तु का संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस वस्तु पर बाहरी बल के बराबर होती है, लगने वाले बाहरी बल के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगने वाले बाहरी बल के बराबर होती है। समझ गए? ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ 50% के रेशियो में, बट अगर कभी आपको कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। तो न्यूटन महाराज ने क्या कहा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब डीपी बाय डीटी, संवेग परिवर्तन की दर मतलब डीपी बाय डीटी, राइट? अभी इंपल्स यहां कहां से आया वो सुनना।
इम्पल्स की जो डेफिनेशन होती है, ठीक, ध्यान से सुनो, पहले होता क्या है ये सुनो। इम्पल्स को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको धक्का, झटका, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? वो इम्पल्स उस फेनोमेना पे लगाए गए फोर्स को कहते हैं जिसमें हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा हाथ है, ये मारा, दिस इज इम्पल्स, ठीक। अब देखना, ये मारा, दिस इज नॉट इम्पल्स, दिस इज एवरेज फोर्स। इम्पल्स क्या है? ये पड़ा। कुछ अंतर समझ में आया? कुछ अंतर समझ आया आपको? अब ये कॉन्टेक्ट में अगर आपसे मैं पूछता हूं कि जितनी देर के लिए फोर्स लगा, कितनी देर के लिए फोर्स लगा, क्या आप बता पाओगे? इसमें क्या आप टाइम ऑफ कांटेक्ट बता पाओगे कि कितनी देर के लिए ये हाथ इसके कांटेक्ट में रहा? आप चाहो तो मैं सेम एक्सपेरिमेंट आप पे करके दे सकता हूं, कोई कराना चाहेगा? नहीं। अच्छा खैर, तो क्या ये टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो? क्या लगता है आपको? अरे सीधी बात है, नहीं निकाल पाओगे भाई। ये इतना छोटा टाइम होगा कि आप किसी भी घड़ी से उसको मेजर कर ही नहीं सकते। जिसे नहीं कहते पलक झपकते ही सब हो गया। क्यों कहते हैं बात हम लोग? क्योंकि उसका दूसरा मतलब क्या होता है? बहुत कम समय में घटना हो गई तो बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी फेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा तो हमने कहा कि हमने उस बॉडी पर इंपल्स लगाया। देखो इतनी तेज मारो कि घड़ी खुल गई। समझ गए मेरी बात? जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा तो हमने कहा उस बॉडी पे क्या लगा? इंपल्स। अब उसको कैलकुलेट करने में समस्या क्या आई ये सुनना। बहुत मजेदार तुमको एक चीज समझा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब। तो मैंने कहा भाई हमने लिखा डीपी इज इक्वल टू एफ डी टी। ये dt का मतलब पता है क्या है? मैं पढ़ाऊंगा, फिर बोल रहा हूं, नहीं पता है तो टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा ये सारी बात। मैंने जिन लोगों ने मेरे से या जिनके पापा मम्मी ने मेरे से बात करी होगी एडमिशन के वक्त, तो मैं उनसे हर एक बंदे से मैंने एक बात बोली है कॉमन, कि आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद वेक्टर पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूं सब। उसके बाद जब हम लोग मैकेनिक्स की तरफ मूव करेंगे, काइनेमेटिक्स जब हमारी शुरू होगी, उसके पहले आपको मैं मैथ्स भी पढ़ाने वाला, हम ही पढ़ाएंगे। समझ गए? क्यों पढ़ाएंगे बताओ वजह? क्योंकि काइनेमेटिक्स से आपके मैथमेटिकल अप्रोचेस शुरू हो जाते हैं। समझ गए? जब तक मैथ्स के कुछ ट्रिक्स, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले को नहीं याद होंगे, आप सवाल नहीं लगा पाओगे, यकीन मानिए। और अगर मेरी बात की वैलिडिटी आपको देखनी है, मैंने तो अभी पूरी रिवीजन सीरीज में करा ही रहा हूं। काइनेमेटिक्स का जब मैंने रिवीजन कराया था भाई साहब, अनगिनत सवाल उसमें थे। और ये भी बता दूं 2019 से लेके 2023 तक इतने सारे सवाल मुझे एक बुक में मिले, पीवाईक्यू वाली जो बुक्स आती है, मेरे पास लेटेस्ट भेजी गई थी। इतने सारे मुझे क्वेश्चन मिले केवल कैलकुलस पे, जिसमें केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें केवल समाकलन और अवकलन का इस्तेमाल। आप सोच लीजिए, कहने को होता है कि हम नीट के बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, मैथ नहीं आती है, लेकिन भाई साहब पूरा इस्तेमाल कराएंगे आपसे पेपर में। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको उस लेवल पर तैयार करना है। समझ गए जी? तो बात ये आ रही है डीटी। डीटी क्या है? डीटी को पहले हिंदी में नाम सुनोगे बड़ा मजा आएगा। डीटी को बोलते हैं अनंत सूक्ष्म समय का अंतराल। आप मतलब समझ गए होंगे। अनंत सूक्ष्म का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल, समय का अंतराल मतलब टाइम इंटरवल। दिस इज इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल। इतना छोटा होगा कि आप इसे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पलक झपकना, कभी आपने ये टाइम कैलकुलेट किया है? पलक कितनी देर झपकी कभी देखे हो? देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतना रैंडम होता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। मेरी बात समझ आई ना? तो ये वही चीज है, पलक झपकने से भी छोटा टाइम। समझ गए मेरी बात? अब खैर, तो अब ये फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगा, तो हम इसको कभी भी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। समझो बात को, इतना छोटा टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। फिर एक समस्या आई हमारे पास कि इंपल्स के लिए तो ये डेफिनेशन बोल दी कि f मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, लेकिन टाइम इंटरवल हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो कभी एफ डी टी हम टेक्निकली सॉल्व
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि dt के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। तो जुगाड़ बनाया गया, ट्रिक लगाई गई, तरीका बनाया गया। ये कहा गया कि ये जो एफ डी टी है ना, न्यूटन बाबा ही बोल के गए थे कि जो एफ डी टी है सर ये देखो डीपी के भी बराबर है। तब जाके इंपल्स को समझिएगा, तब जाके इंपल्स, क्या हिंदी नाम बताया था? आवेग। तब जाके इंपल्स को हम लोगों ने एक तो लिखा एफ डी टी, इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं T1 टू T। अभी ना समझ में आया तो परेशान ना होना कि ये तुम्हारे यूज का वैसे भी नहीं है, तुम्हारे यूज का, अरे तुम्हारे क्या, मेरे भी यूज का नहीं है, तुम्हारे यूज का केवल ये है इंटीग्रल डीपी, जिसको मोटी मोटी भाषा में हम लोग लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। ये तो समझ में आया हो। तो पूरी कहानी किनारे करो, पूरी पूरी कहानी किनारे करो, सीधे बोलो जो इंपल्स का फॉर्मूला है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम, संवेग का परिवर्तन। ठीक, तब जाके इंपल्स के लिए कहानी बनाई गई। इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी लिख दो बस, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वही है कैलकुलेशन। अब ये बताओ, अगर किसी ने हमसे पूछा कि इंपल्स में यूनिट क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे? जो मोमेंटम की यूनिट होगी वही इंपल्स की यूनिट। साफ सीधी बात है। मोमेंटम की यूनिट क्या थी भाई? मोमेंटम की यूनिट थी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, VELOCITY नीचे लिख दिया मैंने, मास इंटू वेलोसिटी। मास बोले तो m, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, और वेलोसिटी बोले तो LT माइनस 1। तो ये किसका आया? इंपल्स। इसका सिंबल मालूम है क्या होता है? जे। इसका सिंबल होता है जे। सब कुछ देख लो, मतलब ऐसा नहीं है। तो इंपल्स का किसी ने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, क्या निकल के आया? जो मोमेंटम का है, जो संवेग का है, वही आवेग का है। राइट? जो इंपल्स का है वही मोमेंटम का है। अब देखो, क्या कह सकते हो कि इंपल्स और मोमेंटम दोनों सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटी? लास्ट ऑप्शन में यही लिखा है, तो वो भी तुम्हारे आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात आ गई समझ में? गुड। पेज पलट दो। अब कुछ टर्म है जो आपको डायरेक्ट करने हैं सवाल के फॉर्म में, ठीक है? यहीं पे। हाँ भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सवाल नंबर 13 पे आपको आना है। चलो बेटा आ जाओ। चुन्नू लाल, तुम्हारा बुकलेट कहाँ है? बुकलेट कहाँ है? असाइनमेंट कहाँ है? ना 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 ना, आपसे पूछ, भूल गए? लेके आया करो, ठीक है? याद रखा करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, डायमेंशंस ऑफ टाइम इन पावर। देखो मिला ना वैसा सवाल एक, जल्दी बताओ। पावर 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 पावर, W बाय टी। पावर इज W बाय टी। W बोले तो MLT माइनस 2 बाय टी, ML2 T माइनस 1। देखिए, पावर, पावर लिखते हो W बाय टी, ठीक है? W सीधा लिख दूं, डायमेंशन डायरेक्ट लिख दूं? कितने कह रहे हैं सर डायरेक्ट लिख दो हम समझ लेंगे? कितने कह रहे हैं डायरेक्ट लिख दो हम समझ लेंगे? एक हाथ को छोड़ के बाकी हाथ नहीं, दो हाथ को छोड़ के बाकी उठ गए, क्योंकि आज दोनों का पहला दिन है। हाँ, और कल को वो लोग ज्यादा हो गए तो पटक के मारे जाओगे फिर। देखिए, वर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ, होता है, ये तो समझते हो, डिवाइड बाय टाइम। मैं इसीलिए पता है हाथ उठा लेता हूं, अगर सारे हाथ उठ जाते मैं यहाँ पे सीधे डायमेंशन डाल देता, लेकिन वही मैंने कहा अगर एक दो भी हाथ नहीं उठे तो आप देख सकते। फोर्स होता है MLT माइनस 2, ये तो याद है, ये तो याद है। लेंथ मतलब लंबाई बोले तो L, टाइम बोले तो
टी। कोई दिक्कत? अब इसको अरेंज करो, कितना आएगा? ml2t माइनस, अब जरा आंसर पिक करो। कह रहा है डायमेंशंस ऑफ टाइम इन पावर, पावर के फॉर्मूले में टाइम का डायमेंशन, अब बताओ। -1। कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा? क्या सही है? पहले भी सही था बट, हाँ भाई, तो पावर के डायमेंशनल फॉर्मूले में टाइम का डायमेंशन कितना आएगा? -3। कौन सा आंसर मिला? सी पर टिक मार लो, तुरंत निकल लो आगे। 14th डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर। मैंने आपको पहले भी इस बात से सूचित किया है कि कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 ही होगा। सही बात है। कौन सा ऑप्शन मिला? ए पार्ट, ml2t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, भाई साहब कल की क्लास याद हो किसी को? एनर्जी और क्या था? वर्क, एक और था टॉर्क। मैंने कहा था तीनों के डायमेंशन सेम होती है। मिल गया आंसर। लेकिन हमारे क्लास में दो प्राणी ऐसे हैं को टॉर्क बताना पड़ेगा ना। हाँ, 2 सेकंड का समय दीजिए। जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ। बोलो फॉर्मूला बेसिक याद है? आशीष फॉर्मूला याद है बाबू? ओके, फोर्स कितना होता है? mlt-2। ये कितना होता है? L कितना हुआ? ml2t-2। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब बताओ ये किससे मैच कर रहा है? ये वर्क से भी तो मैच करता है। सही बोला, बराबर बोला, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। हाँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क हो गया। ये बढ़िया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसको फॉर्मूला याद है विस्कस फोर्स का? श्यान बल, श्यानता बल किसको याद है? विस्कस फोर्स किसको याद है? जल्दी बोलो। सुनाओ भाई सुनाओ, कौन है? इलेवेंथ का है तो अच्छा, इसलिए भूल गए, कोई बात नहीं। मैं तो जस्ट इसलिए पूछता हूं कि बस पता लगता है कि हाँ, याद करने की कैपेसिटी तुमको। मैं पता है अभी कुछ क्लासेस और होने दीजिए, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद करना कैसे। अब मेरी बात समझ गई? और मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको इस बात की कि जो पोर्शन में तुमको एक दिन में याद करने को बोलूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अगर मेरे बताए नियम पे चल गए तुम, वो एक दिन का किया हुआ याद गारंटी है मरते दम तक याद रहेगा। अच्छा, छोटा सा एक एग्जांपल बताते, छोटा सा एग्जांपल बता। हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हो पहले तो ये बता। मतलब मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक साइंटिफिक बात करने जा रहा। नहीं नहीं, रेगुलर कितने पढ़ते हैं? रेगुलर से मतलब हफ्ते में 2 बार हो गया, चलो डेली की बात नहीं, 2 एक बार 3 बार। अच्छा हाथ, अब हाथ नीचे करो। अब ऐसे कितने जिनको हनुमान चालीसा याद है? हम भी शुरू हो सकते हैं, जूते पहने हो तो नहीं पढ़ूंगा अभी, लेकिन मुझे भी याद है। फिर से हाथ उठाना। उनमें से कोई, मैं एक को पिक करके बात करना शुरू करूंगा, तो इसने हाथ नहीं उठाया। हाँ ठीक, तुमसे बात करता हूं, ठीक है? सही जवाब देना एकदम। क्या हनुमान चालीसा छत पे टहल टहल के हनुमान चालीसा की किताब ले लेके पढ़ के याद किया था? नहीं याद किया था ना? तो मुझे भी पता है कोई नहीं ऐसे करता है। याद क्यों है? काफी बार जब पढ़ लिया, पहले तो पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, बैठो, पहले पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, फिर जब हम किताब लेके बैठते तो पढ़ना आ गया, फिर पढ़ना आ गया, फिर कुछ टाइम तक पढ़ते रहे तो कुछ कुछ याद होने लगी। जैसे हमने एक लाइन बोली तो आगे की अपने आप दिमाग में आ जाती है, राइट? फिर ऐसा हुआ, फिर धीरे से ऐसा हुआ कि पहला शब्द पढ़ा कि आगे का पेज पूरा याद आ गया।
एंड आफ्टर दैट पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई। और अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते रहोगे 2 3 4 साल तक, तो आपको जन्म भर के लिए याद हो जाएगी। मानते हैं आप? ठीक है ना? इस फंडे पे मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। आप मेरी बात समझ गए? और उस काम को करने के लिए यकीन मानिए आपके दिन का मैं 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, किताब लेके पढ़ना, हमेशा याद होगा, क्योंकि दिमाग खाली होता है उस समय। बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला। ना आपसे मैं कहूंगा 4 बजे उठो, ना मैं आपसे कहूंगा 2 बजे तक पढ़ो। आपकी जो डेली दिनचर्या है, आप सवेरे उठ के सबसे पहला काम क्या करते हो? वॉशरूम जाते हो, राइट? वहां से आपका प्रोसेस शुरू करवा दूंगा। वहां तो एक ही काम होता है। नहीं, मेरा बुद्धि अलग है कुछ, समझ गए ना? थोड़ा अलग टाइप का हिला हुआ इंसान हूं। अभी धीरे धीरे मेरे बारे में जान जाओ। वॉशरूम से आपका काम शुरू करवाऊंगा, और वो काम पूरे दिन निरंतर चलता रहेगा, बिना तुम्हारी किसी भी दिनचर्या या डेली रूटीन के काम को इफेक्ट किए हुए। आप जो काम करते हो आप वैसे ही करोगे। आपको 1% डिस्टर्ब नहीं करने वाला मैं। और वो काम मेरा तब तक चलता रहेगा जब आप रात में सोने के लिए एकदम ऐसे लेट जाओगे, तब तक सो जाओगे। दूसरे दिन जब तुम उठोगे ना, भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से वो चीज याद हो जाएगी। एक होता है याद होना, एक होता है बहुत भयंकर तरीके से याद होना। समझ गए? भयंकर तरीके से याद होगा। आप देखते रहिएगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ ना, हरीशा बिठा दीजिए बट। हाँ, बताएंगे। तो डायमेंशन, अबे तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है? क्यों नहीं बताएंगे? और ये फंडा मैं अपने ऊपर लगा के देख चुका हूं। मैं टेस्टिंग हूं मतलब इसकी, ठीक है? और उसको अपग्रेड करके तुमको बता रहा हूं। मैंने बेसिक मॉड्यूल लगाया। इसे मोबाइल में था, एक मोबाइल का कोई मॉडल तो फिर आता उसे प्रो वर्जन। मैं तुमको प्रो वर्जन बताऊंगा उसका, समझ गए? चलिए खैर, बात हो रही थी कोफी, जैसे ये मैंने पूछा आप नहीं बता पाए, बस मुझे इसी बात पे वो चीज याद आ गई। भाई साहब आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई। इसको देख के कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते। ये जो ईटा है ना, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहते हैं इसको श्यानता गुणांक। लिख लीजिए नाम, तो लिखना हो। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी का हिंदी नाम होता है श्यानता गुणांक। समझ गया बेटा? जो हिंदी वाले अपना लिख लीजिएगा, जरूर नाम लिख लेना। राइट? लिख गया? फॉर्मूला लिखा, नाम लिखा, ठीक। अब इसको अलग कर लो, क्योंकि इसी का डायमेंशन चाहिए। एफ डी वाई अपॉन ए डीवी। कोई दिक्कत? बोलो। अब पहली चीज तो डी वाई क्या होती है, डीवी क्या होती है, इसके बारे में परिचय कर लो थोड़ा। जैसे कोई नदी बह रही है, और नदी का बॉटम ये है, बॉटम समझते हैं ना, एकदम तल तो नदी का होता है वो ये है, नीचे वाला। अब पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो रफ्तार होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर की होती है। फिर आप जब आओगे थोड़ा नीचे, तो उसके नीचे वाली लेयर दिखाई देगी, उससे कम धीमे। फिर उससे कम रफ्तार में और नीचे और नीचे, और जब बॉटम पे आ जाते हो तो ऑलमोस्ट रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट होता है, राइट? फॉर्मूला बना कैसे वो सुनना। यहां से हम y की हाइट पर गए, बॉटम से y की ऊंचाई पर गए, किसी लेयर को मैंने देखा ध्यान से। फिर इससे मैंने dy की हाइट और पकड़ी। dy क्या है मालूम है? dy है बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल हाइट का इंक्रीमेंट, अनंत सूक्ष्म ऊंचाई का बढ़ना। मतलब y से बहुत जरी सी हाइट और पकड़ ली मैंने, एकदम छोटी सी वो हाइट पकड़ी। अभी सुनना, अगर यहां पे है v, तो यहां पे होगी v प्लस डी वी। जहां d लग जाए वहां सोच लेना इनफाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी पे आप काम कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? जहां d लग जाए
वहां सोच लेना इनफाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, अनंत सूक्ष्म वाली क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। अब डीवी है तो इनफाइनाइट स्मॉल वेलोसिटी का चेंज है, डी वाई है तो इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ का चेंज है। समझ गए मेरी बात? आप ऊपर वाले को तो आप लिख सकते हो ना वी मैक्स, सबसे तेज तो यही चलता है, और नीचे जैसे से आ रहे हो तो स्पीड बढ़ती जा रही। अब देखो तुमने एक बात देखी, क्या देखा मालूम है? तुमने देखा कि जैसे ही तुम dy की हाइट पर गए वैसे ही dv का चेंज आया, v और v प्लस dv। जैसे ही आपने dy की ऊंचाई पकड़ी, चेंज कितना आया स्पीड में? dv का आया, राइट? तो यहां पे हम लोग एक टर्म निकालते हैं dv अपॉन dy। क्या टर्म निकालते हैं? dv अपॉन dy। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। हिंदी में कहते हैं इसको वेग प्रवणता। लिख लीजिएगा हिंदी नाम। अब एक सेकंड, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv बाय dy। अब किसी ने तो ये मिला आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहां पे दिख रहा है ये वाला टर्म, ये वाला। पहले तो इसकी यूनिट लिख लो, बड़ी आसान है। ऊपर वाला टर्म वेलोसिटी दिखा रहा है, नीचे वाला टर्म डिस्टेंस यानी हाइट दिखा रहा है। ऊपर वाले की जो यूनिट होगी ना, किसी ने हमसे कहा dv अपॉन dy की सर यूनिट लिख के दिखाई है। मैंने कहा बिल्कुल लिख दूंगा। ऊपर वाले की जो यूनिट होगी वो वेलोसिटी वाली ही होगी, LT-1, और नीचे वाले की लेंथ वाली होगी L। L से L कट गया, दिखा आपको कितना आ गया? T-1 का काम खत्म हो गया। और फिर भी तुमको कह रहा हूं कि तुम अगर भूल जाओ तो देखो, अभी जब सवाल लगाऊंगा तो दूसरे तरीके से करके। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हमको ये किसी ने कहा कि सर ईटा के डायमेंशंस बताइए। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने आपको स्पेशली इस टर्म का डायमेंशन निकाल के दिया है, ठीक है? वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता का मैंने आपको स्पेशली डायमेंशनल फॉर्मूला टाइप का दे दिया निकाल के। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L0 T-1। आगे ना मेरी बात समझ में? m0 L0 T-1। दिस इज वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हमको ये निकालना है, ये महाशय को डायमेंशनली हमें सॉल्व करना है ना ईटा को। अब इसको अलग करो, देखो वो तो अलग से हो गया तुम्हारा। ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है? ईटा इज इक्वल टू एफ डी वाई ए। देखो सबके डायमेंशन इस समय तुमको मालूम है। एफ का क्या होता है? MLT-2। डी वाई यानी ऊंचाई थी ना, क्या होगा? L डिवाइड बाय ए। क्या है? एरिया। ए क्या है? एरिया। एरिया बोले तो L²। डीवी यानी चेंज इन स्पीड है एक तरह से ये, और इसका तुमको अभी ऊपर ऊपर लिख के दिखाया था LT-। अरेंज करके बताओ क्या आ रहा है? अरेंज करके बताओ क्या आ रहा है? ML-1। जल्दी में तुम्हारे कैलकुलेशन गलत होते हैं, काम सही करते हो, समस्या क्या है? जल्दी। ML-1 T-1 आ गया। ML-1 T-। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमारे पास में ये वाला सवाल सॉल्व हुआ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आया बेटा? ML-1 T-1। कौन सा पार्ट आया? ये देखो कि स्टार पहले ही बन गया वहां पे। तो समझ में आ गया सबको? अब यार ऐसा है, ये 17वां सवाल थोड़ा स्पेशल टाइप का है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशन।
देखो अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, मैंने आपको बताया था t की पावर -1। लीनियर मोमेंटम थोड़ी देर पहले डायमेंशन लिखी हुई देखी, मास इनटू वेलोसिटी वाला डायमेंशन जाएगा। एंगुलर, एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी बता चुका हूं रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, लीनियर वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, चलो इसके डायमेंशन निकाल के बताओ। एंगुलर मोमेंटम क्या था? अभी किया था, अभी किया था, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर। याद आया? एम वी आर, एम वी आर आ जाएगा, हो जाएगा, अलग से दोबारा नहीं बताना ना, ठीक। तो यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्या इन तीनों के डायमेंशंस हैं? हैं। किसके नहीं होंगे फिर? लास्ट वाले के, स्ट्रेन के। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। अगला, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओहो, अभी किया था कि नहीं? F इज इक्वल टू आई बी एल, याद आया फॉर्मूला? तो B इज इक्वल टू F अपॉन आई इंटू एल। क्या आया था देखो, मार्क कर लो। सी पार्ट, सी, देखो सी आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या समस्या हो गई? दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये कैलकुलेशन किया था, F इज इक्वल टू आई बी एल, देन B इज इक्वल टू F अपॉन आई इंटू एल। F होता है तुम्हारा mL/-2, I हो गया एम्पियर, L हो गया ये। डन? कट गया? ये चला जाएगा mL0t-2a-1, या ऐसे भी लिख सकते हो, L हटा दो, mt-2a, किसी से मैच हो रहा है? mL0t-2a-1 आ तो गया, वाला है, सही तो बोली थी। हाँ भाई साहब। 19, dimensions of the following three quantities are same। निम्न तीन राशियों की विमाएं समान हैं। अरे यार, अभी डिस्कस भी हुआ था ना, वर्क एनर्जी एंड फोर्स, वर्क एनर्जी एंड फोर्स। देखो एक बात आपको बताऊं, जो प्रेशर का डायमेंशन है वो स्ट्रेस का होता है, बता चुका हूं, बता चुका हूं। क्या आपको मॉडुलस भी बताए थे, यंग मॉडुलस वगैरह? नहीं। सुनिए, अगर किसी ने हमसे कहा कि, क्या पहले तो नाम सुने आपने, यंग मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक कहते हैं हिंदी में, है ना। चलिए एक यंग महाराज को पकड़ते हैं, बाकी सबके सेम होते हैं। Y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया आप, चलो मैं पहले करके दे देता हूं, तो mL/-2 डिवाइड बाय L2, बोले तो mL-1t-2। समझ गए? दिस इज स्ट्रेस। मेरी बात आ गई समझ में? फिर आता है स्ट्रेन, चेंज इन लंबाई डिवाइड बाय ओरिजिनल लंबाई, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब बताओ, अगर ये मीटर हुआ तो ये भी तो मीटर होगा। अगर लेंथ हमने मीटर में लिया तो चेंज इन लेंथ भी तो मीटर में ही होगा। तो क्या ये मीटर अपॉन मीटर लिखने के बाद इसको काट सकता हूं? तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या ये होंगे? मतलब सीधे सीधे कह सकते हो डायमेंशन लेस होगा। बोलो क्या कहते हो? हाँ, सही है ना। अब बताओ y का डायमेंशन क्या लिखते हो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बेसिक फॉर्मूला लिखते हो। अब इसमें से स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या वो
स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूले से मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना होना चाहिए स्ट्रेस वाला, ml-1t-2। और इसके बाद एक बात और इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूं, जरा वो भी याद रखिएगा। मैंने प्रश्न पूछा था यंग्स मॉडुलस, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र बताना है, राइट। मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या पहला नियम था, फॉर्मूला लिखने वाला, फॉर्मूला लिखा, सबको तोड़ दिया। स्ट्रेस यानी प्रतिबल, सब बता चुका हूं हिंदी नाम। स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स हो गया mlt-2, एरिया हो गया तुम्हारा L2, राइट। एडजस्ट कर दो, ml-1t-2 मिलेगा। इसके बाद स्ट्रेन पर है, इसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। डेल्टा L अपॉन L, अगर लंबाई मीटर में लिए तो दोनों मीटर मीटर कट जाएगा, डायमेंशन लेस होगा, खत्म हो गया। तो अब जो y का डायमेंशन होगा, क्या वो केवल स्ट्रेस के डायमेंशन से मैच करेगा, क्योंकि स्ट्रेन में तो डायमेंशन नहीं होता, तो स्ट्रेस का डायमेंशन लगा दिया, यही आंसर भाई। अब बताओ, क्लियर है। और कोई ऐसा प्राणी जिसको दिक्कत नहीं, ठीक है। आज की क्लास के लिए एक बात मैं लास्ट में और बोलूंगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने y का लिखा, देखिए हमारे पास तीन तरह के इलास्टिसिटी के कांस्टेंट्स होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मेरे प्यारे गजनी के आमिर खानों को, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक कहते हैं हिंदी में। लिख देता हूं आगे, एक चीज समझ लीजिएगा, चाहे यंग्स मॉडुलस हो या फिर बल्क मॉडुलस हो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो। अब ये तो समझते हो, नाम ही है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ये तो हिंदी में नहीं लिखना ना, ये आयतन लिखो हिंदी, बताओ पक्का ना, सोच लो सब लोग जितने हिंदी मीडियम वाले हैं, नहीं लिखना मुझे, ना लिखे पक्का, भारत मां की जय, गुड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक। कोई भी वर्ड हो लिख लीजिएगा जरूर, बाद में ना कहना समझ में नहीं आया। अभी देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, ml-1t- लिखा आपने, तो ml-1t- इसका भी हो जाएगा ml-1। सवाल आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, तीनों के सेम होते हैं, याद रखना। अब अलग से डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक जानते हो तो तीनों वही होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ओके। अच्छा इसी बात पे 20वां 5 सेकंड के अंदर आंसर दो, 20वां 5 सेकंड के अंदर आंसर दो, पढ़ते टन से बिल्कुल। कितना स्ट्रेन, देखो भाई यंग मॉडुलस अभी देखा, और यंग मॉडुलस स्ट्रेस से मैच करेगा, वो भी अभी देखा, और स्ट्रेस किससे मैच करता है, प्रेशर से, वो भी अभी देख चुके हो पहले। तो बचा कौन, स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आ गई, जितना आज बताया सब क्लियर है, 100% क्लियर है, एक एक बात समझ गए। चलो कल मुलाकात करते हैं, कहानी और आगे बढ़ेगी इससे फिर हमारी।